आइए अब खबरों को देखेंगे विस्तार से। बात सबसे पहले होगी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस में फंसे नासा के दो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन और बुच ब्लोमोर को लेकर स्पेस एक्स का कैप्सूल धरती के लिए रवाना हो गया। ये मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, सुनीता विलियमसन की घर वापसी होने वाली है। जी हाँ, सुनीता विलियमसन और बुच ब्लोर के भारतीय समय अनुसार वो बुधवार तड़के यानी सुबह 3:27 पर धरती पर लौटने वाले हैं। नासा और स्पेस एक्स ने रविवार को दोपहर फ्लोरिडा के तट पर मौसम और स्प्लेंडेडाउन की स्थिति का भी मूल्यांकन किया है, बैठक की है। इसको लेकर आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ने एजेंसी के क्रू 9 मिशन की वापसी हो सके, इसको लेकर भी बातचीत की। नासा की अंतरिक्ष यात्री निक हैग, सुनीता विलियमसन और बुच विल्मोर ने रूसी कॉस्मोनॉट एलेक्जेंडर गेर्नुनोव धरती पर वापस आने वाले हैं। आपको बताएं, ऑर्बिटिंग प्रयोगशाला में एक लंबी अवधि में विज्ञान अभियान को पूरा कर रहे हैं। मिशन प्रबंधक क्षेत्र में मौसम की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेंगे, यह भी उन्होंने कहा, क्योंकि ड्रैगन का अनडॉकिंग विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। इसमें अंतरिक्ष यान की तैयारी, रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम, समुद्री स्थितियां और अन्य कारक भी शामिल हैं। नासा और स्पेस एक्स की क्रू 9 की वापसी के करीब जो है स्प्लैश डाउन स्थान की पुष्टि भी करेंगे। अब आपको बताते हैं कि दरअसल ड्रैगन कैप्सूल क्या होता है। नासा ने सुनीता को लाने के लिए स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल को क्यों चुना है और किस तरह से काम करता है। दरअसल देखिए, ये कैप्सूल अपने बनने के बाद से अब तक 49 बार लॉन्च हो चुका है। ड्रैगन कैप्सूल ने 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की है। 29 बार रीफ्लाइट भी ये हुआ है। ये दुनिया का पहला निजी स्पेसक्राफ्ट है जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स और कार्गो लेकर आता जाता रहता है। खाली कैप्सूल का वजन 7,700 किलो का होता है। जब ये कार्गो और एस्ट्रोनॉट्स के साथ लॉन्च किया जाता है तब इसकी अधिकतम वजन की क्षमता 12,500 किलोग्राम होती है। यह किसी ऑर्बिट में 6,000 किलो तक का वजन पहुंचा सकता है। स्पेस स्टेशन तक ये 3,307 किलो वजन पहुंचा सकता है या वापस भी ला सकता है। आमतौर पर इसमें 2 से 4 एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। इमरजेंसी इवैक्यूएशन यानी कि आपातकालीन स्थिति में इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। अगर ये सिर्फ अपने दम पर धरती की निचली कक्षा में उड़ान भरे तो 10 दिन तक अंतरिक्ष में ये रह सकता है, लेकिन स्पेस स्टेशन से जोड़ इसको दिया जाए तो 210 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रह सकता है। स्पेस एक्स ने इसके कई वेरिएंट भी बनाए हैं। अब तक 12 ड्रैगन कैप्सूल बनाए जा चुके हैं, 6 क्रू, 3 कार्गो और 3 प्रोटोटाइप। ड्रैगन क्रू कैप्सूल की ऊंचाई 15 फीट होती है, लेकिन इसके नीचे प्रोपल्शन सिस्टम को मिलाकर इसकी ऊंचाई 26.7 फीट हो जाती है। कैप्सूल के अंदर 13 फीट का व्यास और 12 फीट की चौड़ाई है। इस समय कुल 8 ड्रैगन कैप्सूल ऑपरेशन हैं, जिसमें से 4 क्रू कैप्सूल यानी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पहुंचाने और वापस लाने के लिए, 3 कार्गो कैप्सूल यानी सामान के लिए 1 प्रोटोटाइप, 3 कैप्सूल रिटायर हो चुके हैं, जिसमें से 1 क्रू और 2 प्रोटोटाइप थे। इस कैप्सूल की पहली मानव रहित उड़ान 2 मार्च 2019 में हुई थी। मानव युक्त पहली उड़ान 20 मई 2020 को हुई थी। पहली कार्गो उड़ान 6 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस पे आमतौर पर स्पेस एक्स के फॉल्कन में 9 ब्लॉक 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाता है। इसमें स्पेस स्टेशन तक जाने और वापस आने के लिए 2,563 किलो ईंधन इसके अंदर डाला जाता है। तो अब हम आपको सुनीता विलियम और उनके कुछ विश्व रिकॉर्ड के बारे में भी बताते हैं। दरअसल देखिए, सुनीता का पूरा नाम सुनीता लिन पंड्या विलियमसन है, जिनका जन्म 19 सितंबर 1965 यूक्लिड, ओहियो, अमेरिका में हुआ। इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो यूएस नेवल अकादमी से इन्होंने भौतिक विज्ञान में बीएस 1987 में की। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एमएस इन्होंने 1995 किया। 1987 में अमेरिका नौसेना में कमीशन प्राप्त उन्होंने की और नौसेना में हेलीकॉप्टर पायलट और
टेस्ट पायलट के रूप में सेवा 1998 में भी दी। नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में इनका चयन किया गया। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो पिता डॉक्टर दीपक पंड्या भारतीय मूल के न्यूरो एनाटॉमिस्ट गुजरात से वो आते हैं, और मां की अगर बात की जाए तो मां बोनी पंड्या जो कि स्लोवेनियाई मूल की एक वैवाहिक हैं, जो इनकी स्थिति अगर वैवाहिक स्थिति की बात की जाए सुनीता की खास तौर पर, तो माइकल जे विलियमसन से इनका विवाह हुआ था। फेडरल मार्शल भी कहा जाता है वर्तमान स्थिति। अगर इसकी बात हम करें तो मार्च 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर ये तैनात हैं। बोइंग स्टारलाइनर मिशन के कारण देरी से इनकी घर वापसी हो रही है। अब सुनीता विलियमसन के विश्व रिकॉर्ड की हम बात कर रहे हैं, जो आप देख भी रहे हैं ग्राफिक्स में कि महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक समय इनका जो है वो अब रहा है कुल समय 62 घंटे 6 मिनट 9 स्पेस वॉक के बाद जनवरी 2025 तक। ये रिकॉर्ड पहले पैगी विहिटसन के पास था, जिसे सुनीता ने तोड़ दिया है। स्थिति की बात करें तो सभी अंतरिक्ष यात्रियों में चौथे स्थान पर महिला द्वारा सबसे अधिक स्पेस वॉक की संख्या 9 स्पेस वॉक में यह महिलाओं के लिए सबसे अधिक है। इस मिशन में सबसे लंबा समय महिला रिकॉर्ड 2006 से 2007 तक स्पेस्टियन 14/15 की अगर हम बात करें तो 195 दिन उस समय रहे थे। कुल अंतरिक्ष में समय वो 600 प्लस दिन का था, जिसमें 3 मिशनों के बाद मार्च 2025 तक अनुमानित उसको किया गया था। अंतरिक्ष में पहला मैराथन 16 अप्रैल 2007 को बॉस्टन मैराथन को ISS के ट्रेडमिल पर पूरा किया गया था। समय वो 4 घंटे 24 मिनट था। अंतरिक्ष में पहला ट्रायलथॉन अगर हम बात करें 2012 में एक्सपेडिशन 32/33 के दौरान ट्रेडमिल, स्टेशनरी साइकिल और बैट लिफ्टिंग मशीन का उपयोग कर ट्रायलथॉन जो है उसको पूरा किया गया था। चलिए अब आपको ये दिखाते हैं कि सुनीता विलियमसन की वापसी में इतनी देरी क्यों लगी, उसके क्या कारण रहे, दिक्कतों का उनको क्या क्या सामना करना पड़ा। सबसे पहले ये कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। देखिए, थ्रस्टर में खराबी की वजह से ये दरअसल देरी हुई। स्टारलाइनर के 28 थिएटर्स में से 5 बंद हो गए थे। ये थ्रस्टर्स यान को दिशा देने के लिए ज़रूरी होते हैं। बाद में 4 को ठीक किया गया, लेकिन विश्वसनीयता पर सवाल बना रहा। हीलियम लीक यान के सर्विस मॉड्यूल में 5 छोटे हीलियम लीक पाए गए, जो कि प्रोपल्शन सिस्टम को भी प्रभावित करते हैं। लॉन्च से पहले एक लीक की जानकारी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया, जो बाद में बिगड़ गया। स्टारलाइनर की असुरक्षा, नासा ने स्टारलाइनर को वापसी के लिए जोखिम भरा माना और इसे बिना यात्रियों के 6 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर लौटाया। सुनीता और बुच को ISS पर छोड़ दिया गया और क्रू 10 मिशन में देरी उनकी वापसी के लिए भी रही। स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन निर्धारित था लेकिन अगर इसकी हाइड्रोलिक सिस्टम और मौसम की समस्याओं की बात की जाए तो ये भी इस वजह से भी लॉन्च टल गया था, क्योंकि मूल तारीख 12 मार्च 2025 तय की गई थी। लंबे समय तक अंतरिक्ष में इनको रहना था। 8 दिन के मिशन के बजाय 280 से ज़्यादा दिन ISS पर बिताए, जिससे शारीरिक और मानसिक चुनौतियां बढ़ गईं। बोइंग की तकनीकी विफलता, स्टारलाइनर का ये पहला मानव मिशन था, लेकिन बार बार खराबी ने बोइंग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। पहले भी 2019 में और 2022 में मानव रहित उड़ानों में दिक्कतें आई थी। मिशन का विवरण की अगर हम बात करें तो वो भी आपको बहुत जल्दी से दिखा देते हैं। दरअसल नाम इसका बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट था, जो कि अगर लॉन्च की बात की जाए तो 5 जून 2024 को किया गया। कैप कैनावरेल फ्लोरिडा इसमें यहाँ पर लॉन्च किया जाना है और उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्टारलाइनर को ISS तक ले जाना और वापसी की क्षमता का परीक्षण करना। यात्री कौन है तो सुनीता विलियमसन हैं, पायलट हैं इस क्रू की, और बुच ब्लोमोर की अगर बात की जाए तो कमांडर हैं, और मूल रूप से 8 से 10 दिन हैं, अब 9 से ज़्यादा महीने बीत चुके हैं। देखिए, कुछ और ग्राफिक्स अब हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता रहे हैं कि ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है। ISS अंतरिक्ष में बनाई गई एक लैब है। इसे अमेरिका, रूस, फ्रांस समेत 18 देशों ने मिलकर तैयार किया।
ये स्टेशन मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। सबसे पहले आईएसएस की कंट्रोल यूनिट को 1998 में रूसी रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 2 नवंबर 2000 को पहली बार प्रयोग के मकसद से इसको एस्ट्रोनॉट्स यहां रहने पहुंचे। 2011 में ये बनकर तैयार हुआ। इसमें एक साथ 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। इसकी लागत $15,000 करोड़ है। ये करीब 109 मीटर लंबा है। धरती पर इसका वजन करीब 4,20,000 किलोग्राम होता है। आईएसएस में 6 स्लीपिंग रूम, 2 बाथरूम, 1 जिम है। इसमें रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रोजाना 2 घंटे वर्कआउट करना होता है। ये पृथ्वी के चारों ओर 28,163 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। ये 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा देता है। 2 सितंबर 2017 को पैगी विल्सन ने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय अंतरिक्ष में ठहरने का रिकॉर्ड भी उन्होंने बनाया था, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब स्पेस में रहने पर क्या स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, खतरनाक होता है कि साधारण होता है, वो अब आपको दिखा रहे हैं। दरअसल देखिए, हड्डियों और मांसपेशियों की कमजोरी इसमें आ जाती है, नज़र की कमजोरी हो जाती है, रेडिएशन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेस सिकनेस का खतरा जो है वो बढ़ता है और रेड ब्लड का सेल्स जो है वो भी खतरा होता है, क्योंकि ब्लड सेल्स बनना यहाँ ख़त्म हो जाती हैं। अंतरिक्ष से रवाना हुई सुनीता विलियम के साथ उनके स्वास्थ्य में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं वो भी हमने आपको दिखाई। गाजा में 2 महीने की चुप्पी के बाद एक बार फिर से इजरायली तोपें गरज उठी हैं। ये कोई अकारण कार्रवाई नहीं है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ एक ठोस जवाबी हमला है। रमजान के दौरान भी हमास ने अपनी आतंकी हरकतों से बाज नहीं आया है, जिससे इजराइल को मजबूरन गाजा में सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी है। इजरायली हमलों में अब तक 342 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, लेकिन क्या ये सभी मासूम नागरिक थे या फिर उनमें बड़ी संख्या में हमास के आतंकी भी शामिल थे? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल ने पूरे गाजा में मंगलवार को व्यापक हमले किए। इसमें हमास के कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दक्षिणी गाजा में खान यूनुस और राफा, उत्तर में गाजा सिटी और सेंट्रल डेयर अल बालाह को इजरायली सेना ने निशाना बनाया, ताकि आतंकवाद की अगर बात की जाए तो इसकी जड़ों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। हमास और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठनों ने युद्ध विराम को एक तरफा खत्म करने का आरोप लगाया, लेकिन यह सच है कि हमास कभी भी युद्ध विराम को गंभीरता से लेने वाला संगठन नहीं है। युद्ध विराम के नाम पर हमास केवल अपनी ताकत बढ़ाने और नए हमलों की योजना बनाने में लगा हुआ है। 19 जनवरी को संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन 59 दिनों के भीतर भी हमास ने इसे कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इजराइल ने बार बार संयम बरतने की कोशिश की, लेकिन जब 59 इजरायली नागरिक अब भी हमास की कैद में हैं, तो इजराइल चुप नहीं बैठ सकता। हमास केवल आतंक और तबाही का प्रतीक बन चुका है। हमास ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वो युद्ध विराम को तोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि हमास ने ही बंधकों की रिहाई में अड़ंगे डाले और बातचीत को आगे नहीं बढ़ाया। इजराइल ने 33 बंधकों की रिहाई के बदले 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा, फिर भी हमास की नीयत में खोट बनी रही। अब जब इजराइल ने सैन्य अभियान फिर से तेज कर दिया है, तो हमास रोने और चिल्लाने लगा है। नेतन्याहू की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब हमास को पूरी ताकत से कुचला जाएगा। इजरायली सेना ने दर्जनों आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया है और सेना ने संकेत दिया है कि जरूरत पड़ने पर जमीनी ऑपरेशन को भी अंजाम दिया जाएगा। इजराइल ने यह निर्णय लिया अमेरिका से परामर्श के बाद। वॉशिंगटन ने भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को जारी रखने के लिए हमास को बंधकों को रिहा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कतर और मिस्र संघर्ष विराम को बहाल करने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन हमास की हठ धर्मिता के कारण वार्ता विफल हो गई, यानी बातचीत नहीं हो पाई। हमास की असली मंशा इजरायली सेना को पूरी तरह से गाजा से बाहर निकालना है, जो कि असंभव मांग लगती है। इजराइल आतंक के आगे नहीं झुकेगा। अब वक्त आ गया है हमास का समूल नाश किया जाए। इजराइल आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अकेला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए आगे बात होगी। अब नई दिल्ली में 10वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन बीते सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में हुआ है। इस प्रतिष्ठित समिट में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया और समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में लक्सन ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हुए नमस्कार सत श्री अकाल कहकर भी संबोधित करने की शुरुआत की। उनकी इस आत्मीय शुरुआत से वहां मौजूद भारतीय प्रतिनिधियों का दिल
जीत लिया। अपने भाषण के दौरान क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत पर भारत को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मजबूत होते संबंधों की भी सराहना की और दोनों देशों के साझा हितों और वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग को लेकर उत्साह व्यक्त किया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो ग्राफिक्स के जरिए बहुत जल्दी से आपको दिखा रहे हैं। न्यूजीलैंड पीएम ने क्रिस्टोफर लक्सन ने संबोधन की प्रमुख बातें ये भी कही कि 25 करोड़ लोग घर जो इनके घोर गरीबी से बाहर निकले हैं। भारत के साथ मजबूत सैन्य साझेदारी पर भी न्यूजीलैंड का जोर रहा है। हिंद प्रांत प्रशांत क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत जैसे देश ग्लोबल पॉलिसी में अहम स्थान भी निभा रहे हैं। न्यूजीलैंड भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी विचार कर रहा है। एआई से दुनिया में बड़ा बदलाव लाने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत पर भी उन्होंने बधाई भी दी है। और इसी के साथ वर्ल्ड वॉच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।